ओके, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे 9th जून के जो भी करंट अफेयर्स हैं। ये एक चीज़ है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं बड़े बड़े बहुत सारे, उसके मैं भी फ़िलहाल एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ। और एक प्रॉब्लम है वहाँ पे कि बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ा देते हैं, ऐसी चीज़ें पढ़ा देते हैं कि जिसका यूपीएससी से कोई लेना देना ही नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए वही करंट अफेयर्स लाता हूँ जिसका यूपीएससी से लेना देना है और यूपीएससी पूछ सकती है। सो आज के करंट अफेयर्स में बात करें तो पहली चीज़ है, हाल ही में एमपीसी की मीटिंग हुई थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और इसमें जो पॉलिसी रेट है, मींस रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, इसको अनचेंज रखा गया है। मतलब जितना था 6.25% आई थिंक, ये डाटा वेरी कर सकता है, उतना ही रखा गया है। रीजन्स के बारे में बताएं तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रही थी, बट इतनी भी ज़्यादा कंट्रोल में नहीं थी कि हम रेपो पॉलिसी रेट्स को रिड्यूस कर दें, कम कर दें। तो कम करना उतना अच्छा नहीं था, और बढ़ाना भी फ़िलहाल की सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो बढ़ाना भी उतना अच्छा नहीं था। तो यही सोचा गया कि अभी इतने पे ही रखते हैं, और आगे के बेस्ड ऑन फ्यूचर आउटकम्स हम इसको घटाया बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ जानना जरूरी है। एमपीसी, वैसे एमपीसी के बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी, तो प्रोबेबिलिटी कम है कि दोहराएगा, फिर भी एक बार देख लीजिए क्योंकि अक्सर न्यूज़ में रहता है। हर साल इसकी मीटिंग होती है, हर क्वार्टर में इसकी मीटिंग एसेंशियली होती है, मतलब साल में 4 बार मिलना इसका ज़रूरी है। और जनरल बात करें तो हर 2 महीने में इसकी एक मीटिंग होती है। मीटिंग में मेंबर्स की बात करें तो 3 मेंबर्स होते हैं आरबीआई की तरफ से, और 3 मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो आरबीआई का गवर्नर होता है वो इसका एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है। इसी में बात की गई है कि हमने अभी अनचेंज रखा है, लेकिन स्टिल जो हमारी हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल नहीं, अभी भी जो तय किया गया था कि 6% से एबव नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर ही चल रही है, मतलब 7% के अप्रॉक्स चल रही है। तो अभी भी वो जितना होना चाहिए हेडलाइन इन्फ्लेशन को उतना नहीं है, उससे ऊपर ही चल रही है। फिर भी हमने पॉलिसी रेट को अनचेंज्ड रखा है। हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में बात कर लें, फिर उसके बाद देखते हैं कि इसको क्यों अनचेंज रखा गया है। हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होता है वो हमारा फूड एंड एनर्जी प्राइसेस दोनों को काउंट करके चलता है। मतलब जनरली जो हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है सीपीआई, उसमें फूड आइटम्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, उसी के बेसिस पे इन्फ्लेशन काउंट किया जाता है। बट जब हम हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो फूड और एनर्जी प्राइसेस दोनों को कैलकुलेट करते हैं, दोनों का एवरेज लेके चलते हैं, बिकॉज ये दोनों ही बहुत ज़्यादा वोलाटाइल प्राइसेस होते हैं, इनके ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हैं। और इसी वजह से यहाँ पे बोला गया कि हेडलाइन इन्फ्लेशन अभी भी ज़्यादा है, वो समझ में आता है, बट प्रॉब्लम ये है कि अभी अगर हमने एमपीसी को बढ़ा दिया तो हमारी ग्रोथ रेट पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और घटा दिया तो हो सकता है फिर से इन्फ्लेशन अनकंट्रोल वे में बढ़ने लगे। बट अगर अनचेंज रखते हैं तो जैसे अभी कंट्रोल में आ रही है हेडलाइन इन्फ्लेशन भी, वैसे ही धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगी और लिमिट में आ जाएगी। तो ये था पहला टॉपिक। और दूसरा है एक प्रीवियस के पर्पज़ से, साइक्लोन्स आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रह रहे हैं, तो कुछ साइक्लोन्स को ले आया हूँ आपके लिए। वैसे एडिटोरियल पेज पर था, वहाँ से छांटा गया है। एक साइक्लोन है मोचा, जो कि बे ऑफ बंगाल में मई में आया हुआ था। एंड बीपल जो है, जो कि केरला में, इसके बारे में कल भी डिस्कस किया था। मावार पैसिफिक ओशन का एक साइक्लोन है जो कि काफ़ी मई या अप्रैल एंड तक आया था। इसके अलावा गुचोल एक साइक्लोन है, टाइफून इसको कहते हैं, जो कि फिलीपींस में अभी एक्टिव है। इतने ज़्यादा साइक्लोन्स, वो भी मानसून पीरियड में, वो भी अभी स्टार्टिंग ही हो रहा है। जनरली हम देखते हैं कि इंडिया में जो साइक्लोन्स हैं वो अक्टूबर नवंबर के आसपास ज़्यादा डेवलप हो रहे होते हैं, बट इस टाइम क्यों डेवलप हो रहे हैं? रीज़न दिया गया है कि आर्कटिक ओशन जो है, कल हमने देखा था कि आईपीसीसी इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज की जो एक रिपोर्ट आई थी नेचर कम्युनिकेशन में, उसमें ये बोला गया था कि आर्कटिक में एक बड़ी समस्या आ रही है कि वहाँ की बर्फ़ पिघल रही है। तो आर्कटिक वार्म होने की वजह से जो ओशन करंट्स हैं उनमें बदलाव देखा जा रहा है, और जो पैसिफिक ओशन है
उसमें इस वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइफून्स उठ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन्स उठ रहे हैं। और इन साइक्लोन्स की वजह से इंडियन ओशन के आसपास एक हाई प्रेशर जोन बन रहा है, जिसकी वजह से जो साइक्लोन्स वहाँ पे पैसिफिक ओशन में बन रहे हैं, वो यहाँ के मॉइस्चर को ले रहे हैं। एक तरह से हम फीड के हमारा मॉइस्चर वहाँ पे जा रहा है फॉर फीडिंग द साइक्लोन, जिसकी वजह से ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इंडिया में मानसून इस बार वीक रहेगा। हालांकि एल निनो इफेक्ट कम देखा जा रहा है, लेकिन इन साइक्लोन्स की वजह से वीक मानसून की प्रेडिक्शन की जा रही है। बट अभी तक सिर्फ इतना पता चला है कि जो मानसून है वो 7 डेज़ लेट है। बट लेट होने का मतलब ये नहीं कि मानसून वीक होगा। अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई थी, इस वजह से श्योरली कोई नहीं कह सकता। बट क्या होता है इम्पैक्ट, वो तो आगे पता ही चलेगा। फिलहाल वीक मानसून रहने की बात कही गई है। इसके बाद बात करते हैं अग्नि प्राइम की। तो अग्नि प्राइम कल ही भी सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से। और अग्नि प्राइम के बारे में जान लेते हैं। अग्नि-P, तो जो अग्नि-P है, ये एक तरह से मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये एक सक्सेसर है अग्नि फर्स्ट एंड अग्नि सेकंड की। DRDO द्वारा डिजाइंड है एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ध्यान देना, DRDO द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है एंड DRDO द्वारा डिजाइंड है एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इंजन की बात कर लेते हैं। इसके पास 2 स्टेज इंजन्स हैं। पहला है 3 स्टेज इंजन्स हैं। पहले 2 स्टेज रॉकेट मोटर की तरह काम करते हैं, और जो थर्ड स्टेज है वो MARV मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल की तरह काम करता है। और फ्यूल की बात करें तो तीनों स्टेज में सॉलिड फ्यूल का यूज किया गया है। और रेंज की बात करें तो 1000 से 2000 किलोमीटर रेंज बताई जा रही है। यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बीच डिफरेंस आ सकता है, बट प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, क्योंकि इस बार 2023 में पूछा जा चुका है। बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसी मिसाइल्स होती हैं जिनको एक ट्रैजेक्टरी पे छोड़ा जाता है और नीचे जाते टाइम ये ग्रेविटी के थ्रू नीचे जाती हैं। क्रूज मिसाइल्स अपनी एंटायर फ्लाइट के दौरान पावर्ड होती हैं वाया इंजन। अब बात करते हैं रेलवे सेफ्टी के बारे में। 1 मिनट, ओके। अगला जो एडिटोरियल से जो हमने लिया है, यही थे, एक और थे, ओके, एक चीज़ छूट रही है यहाँ पे। एक इनिशिएटिव की बात की, चैलेंज की बात की जाए, सोल्स ऑफ स्टील चैलेंज, ये लॉन्च किया गया था। हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जो कुछ बड़े बड़े लोग नाम आते हैं हमारे पास, जो काफ़ी ज़्यादा वेटरन हैं, आर्म्ड फोर्सेस के बारे में जानते हैं। इन्होंने ये चैलेंज लॉन्च किया था, और ये टेस्ट करना चाहते हैं ह्यूमन एंड्योरेंस इन हिमालयन रीजन। क्योंकि हिमालयन रीजन ये ख़ास बात है कि हिमालयन रीजन बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है रहने के लिए। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर। फॉर एग्जांपल लेह और लद्दाख की बात करें तो ऑक्सीजन कम है। अब यहाँ पे किस हद तक की एंड्योरेंस है और किसी इंसान को किस सिचुएशन में रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें ये सोल ऑफ स्टील चैलेंज बता सकता है, अगर सही से किया गया तो। ये हालांकि ख़त्म होने वाला है जून एंड में या जुलाई स्टार्टिंग में, इसलिए न्यूज़ में आया था। अगला है हमारे एडिटोरियल सेक्शन से। पहला तो है ये रेलवे सेफ्टी के बारे में, कई दिनों से चल रहा है ओडिशा की वजह से। तो इसमें जो राइटर है उन्होंने पहले एक्सीडेंट के बारे में डिस्क्राइब किया कि क्या था और क्या हुआ। तो जो रेलवे की तरफ से जो कमेटी बनी थी, उसने बताया कि जहाँ से जो सिग्नल का एक्सेस होता है, जहाँ से हम सिग्नल को चेंज कर सकते हैं, वो बहुत ही सेंसिटिव जोन होता है, और वहाँ पे सिर्फ स्टेशन मास्टर या फिर जो मेंटेनर होता है वहाँ का, उसी को एक्सेस होती है। तो वहाँ पे एक बात तो साफ़ है कि वहाँ पे मेंटेनर गया था और उसने सिग्नल में कुछ छेड़छाड़ की, बट वो छेड़छाड़ एज पर द मेंटेनर जो सिग्नल में छेड़छाड़ हुई, वो कुछ और चीज़ बनाने जा रहा था, सही करने जा रहा था, और इस सिग्नल से छेड़छाड़ करने का उसका कोई इरादा नहीं था। इस वजह से और गलती से सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम कर दी उसने अपनी एक्सेस बनाने के लिए, ताकि वो कुछ चीज़ों को सही कर सके। बट रेलवे ने कुछ डाउट्स दिखाए हैं कि हो सकता है ये जानबूझकर किया गया काम हो, इसलिए इसको CBI को सौंपा जाए। तो इसी वजह से CBI को सौंपने की बात की जा रही थी इसकी। एंड रेलवे सेफ्टी के बारे में बात करें तो ये राइटर यहाँ पे बोलते हैं 3-4 पॉइंट्स दिए हैं इन्होंने। पहला
ओके, तो इसमें बताया था पहले तो जो रेलवे सेफ्टी का पहला पॉइंट है वो है स्ट्रेंथन करना है हमें एक्सेस सिस्टम को। एंड सेकंड पॉइंट है रिवीजन ऑफ कवच। जो हमारा कवच सिस्टम है जो रेलवे सेफ्टी के लिए लाया गया था, ये रिवीजन का मतलब यहाँ पे हुआ कि हमें थोड़ा और स्पीड तेज़ करनी पड़ेगी इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, क्योंकि जैसे कि बात की जा रही थी कि जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे कवच नहीं था, और कवच होता तो पॉसिबिलिटी हैं कि एक्सीडेंट ना होता। और राइटर एक चीज़ कहते हैं, राइटर देखिए, राइटर जो हैं वो रेलवे से जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा कि कई बार अक्सर ये देखा जाता है कि रेलवे हर बार ये कह देता है कि हमारे पास फंड्स नहीं है। राइटर ने यहाँ साफ साफ कहा है कि रेलवे के पास फंड्स की कोई कमी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट रेलवे को हमेशा अच्छी खासी फंडिंग देती है। अगले जो अगला एडिटोरियल है वो रिलेटेड है मणिपुर में जो वायलेंस हो रही है उससे, तो इसके बारे में आप डिटेल में जानते हैं। टोटल 35 कम्युनिटीज़ रहती हैं, जो नेटिव कम्युनिटीज़ हैं मणिपुर में वो रहती हैं वहाँ पे। और यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट जो कम्युनिटीज़ हैं वो है एक मेइती एंड दूसरा है कुकीज़। मेइती एंड कुकीज़ हैं। मार्च 27 में हुआ ये था कि हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था जिसमें बोला गया था कि गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी मेइती कम्युनिटी का नाम फॉर इंक्लूजन इन एसटी। अब यहाँ से उसी टाइम गवर्नमेंट ये भी कर रही थी कि जो हमारे रिजर्व फॉरेस्ट थे वहाँ पे जितनी भी कम्युनिटीज़ ने रह रही थी उनके अंदर, मतलब प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर जो कम्युनिटीज़ रह रही थी उनको निकाल भी रही थी। तो हुआ ये कि जो कुकीज़ और अदर कम्युनिटीज़ थी ये सारी की सारी फॉरेस्ट एरिया में रह रही थी जो कि प्रोटेक्टेड थे, तो वहाँ से इनको निकाला जा रहा था और इनके शेल्टर, यहाँ से ये चीज़ बढ़ी, ये जो एनिमोसिटी है वो बढ़ना स्टार्ट हो गई। कि कुकीज़ का कहना ये है कि गवर्नमेंट फेवर कर रही है सिर्फ मेइती को, बाकी सबको इग्नोर कर रही है। और मेइती के बारे में थोड़ा डिटेल में जाएंगे, बट हाँ ये इशू था। और मेइती के बारे में डिटेल में जाते हैं कि आखिर हुआ क्या। देखो 52% पॉपुलेशन है मेइती कम्युनिटी की मणिपुर में, बट ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन 10% लैंड में रह रही है, 10% एरिया में रह रही है। पीपल्स, ये माना जाता है कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है जो एज अ टेररिस्ट ग्रुप कैटेगराइज था, या फिर हाँ कैटेगराइज था, म्यांमार और ढाका से इसके रिलेशंस थे, उसमें मैं उसके फाउंडेशन में मेइती कम्युनिटी ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था। इसके अलावा जो मेइती कम्युनिटी है वो बाहर से आने वाले जो लोग थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा उनका भी विरोध किया था। इसके अलावा इन्होंने पंगल्स का विरोध किया था। पंगल्स क्या होते हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी माइनॉरिटी वहाँ पे रह रही थी, उनसे काफ़ी ज़्यादा एक तरह से दुश्मनी टाइप की इनकी रहती है। ओके, तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से कुल 30 लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। उनको उनके अंदर एक रिसेंटमेंट है कि इन्होंने इतना कुछ किया फिर भी हम इसके अलावा मेइती कम्युनिटी के बारे में ये भी जानना ज़रूरी है कि जो मेइती कम्युनिटी है वो ज़्यादातर वैष्णवाइट है और हिंदू है। ये पहले तो अपने आप को इस तरह से नॉर्थ ईस्ट के नेटिव नहीं रहे थे, बहुत कई सैकड़ों साल लग गए थे इनको वहाँ पे सेटल होने में। म्यांमार और ढाका से आए हुए थे, और उस टाइम पे ये लोग किस कम्युनिटी थे ये तो एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता है, बट हाँ वो ये तो पता है कि वो वैष्णवाइट या हिंदू नहीं थे, बाद में आए यहाँ पे कन्वर्ट हुए और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे रहना स्टार्ट किया था। तो इस बात से कुल 30 लोगों को प्रॉब्लम हुई और रिसेंटमेंट हुआ, और ये बात यहाँ तक इस हद तक पहुँच गई कि जो मेइती कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने भी पुलिस फोर्सेस से और बाकी कई जगहों से आर्म्ड जितने भी आर्म्स हैं काफ़ी सारे आर्म्स को चुराया, और जो कुल 30 लोग हैं उन्होंने भी यही काम किया एक दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ। देखिए अभी तक जो रिसेंटमेंट था वो गवर्नमेंट के खिलाफ हुआ करता था मणिपुर में, बट इस टाइम जो रिसेंटमेंट चल रहा है वो विद इन द कम्युनिटी चल रहा है, विद इन मणिपुर चल रहा है, उसे गवर्नमेंट का कोई लेना देना ही नहीं। इस तरह से वहाँ पे बातें चल रही हैं, ये सिचुएशन है वहाँ की। तो राइटर यहाँ पे कहते हैं कि आखिर क्या हुआ ऐसा जो हम नॉर्थ ईस्ट में इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। मतलब साफ है कि जो वहाँ पे गवर्नमेंट काम कर रही है वो आपस में जो इतनी सारी डाइवर्स कम्युनिटीज़ हैं इनके बीच एक विश्वास पैदा करने में असमर्थ रही है। और इसके अलावा ये भी कहा कि
इतने दिनों तक हम लोग नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर करते रहे। अभी कुछ चल रहा है वहाँ पे प्रोग्रेस, 2009 से हम लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ थोड़ा प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट इसकी स्पीड बहुत स्लो है, जिसकी वजह से जो सेंस ऑफ इंक्लूसिवनेस है वो फील नहीं कर पाते हैं ये लोग कभी कभी। हालांकि वो ऐसा नहीं है कि करना नहीं चाहते, वो कर भी रहे हैं, उधर से हमें काफ़ी सपोर्ट भी मिलता है, बट स्टिल कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हो जाती हैं जिसकी वजह से जो हारमोनी होती है 10-15 सालों में, वो एक झटके में किसी एक इंसिडेंट की वजह से ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे एक विवादित चीज़ आ रही है, सांगोल, इसकी स्पेलिंग ये है। ये एक्चुअली जो हमारी न्यू पार्लियामेंट बनी है वहाँ पे रखी गई है। और सांगोल होता क्या है, एक गोल्ड प्लेटेड स्कल्पचर है, एक तरह से मूर्ति है जो कि लगभग 5.5 फीट लंबी है। और ये दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को बाय द डेलीगेशन ऑफ अधिमन मोनेस्ट्री, जो कि बौद्धिस्ट थे। अधिमन मोनेस्ट्री ने दिया था ये गोल्ड प्लेटेड स्कल्पचर टू पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी का एक कमेंट आया था कि ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर को शो करता है कि ब्रिटिशर्स से पावर आ गई इंडियंस के पास, बट यहाँ पे ये गलती हुई है और एक तरह से फैक्ट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। संगोल ट्रांसफ़र ऑफ पावर को नहीं शो करता है। उस टाइम जब ये चल रहा था, इंडिपेंडेंस चल रहा था, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ संगोल मिला था पंडित जवाहरलाल नेहरू को, बहुत सारे गिफ्ट्स मिले थे, बहुत सारे इवन कई सारी अदर कम्युनिटीज़ की वजह कंट्रीज़ ने भी ये सारे गिफ्ट्स दिए थे। तो ये बात ध्यान रखिएगा। वहाँ पे जो कमेंट ये ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस दिया गया था, ये इट डज नॉट डिनोट ट्रांसफ़र ऑफ पावर, ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ एक फॉर्मल गिफ्ट था, ट्रांसफ़र ऑफ पावर से कोई मतलब नहीं था इसका। तो दैट्स एंड ऑफ टुडेज लेक्चर, सॉरी टुडेज करंट अफेयर्स। कंटिन्यू करेंगे।